बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मेरा नाम एहसान कुरान वाला है। इस वक्त मैं एक्सपो सेंटर में हूँ, कराची इंटरनेशनल बुक फेयर 2022। तो 21-22 के बीच में ये समझे। तो मेरे सामने जो है वो साजिद फजली साहब हैं, जो कि फजली बुक्स एंड पब्लिशर्स, यही नाम है ना पूरा, तो इसको रन करते हैं। और इनका जो इदारा है पिछले 40 साल से बुक पब्लिशिंग की बिज़नेस के अंदर है। ये इनके मेरे ख़्याल में ये इनके वालिद साहब के स्टार्ट किया हुआ काम है। अब हम इनसे ही थोड़ा सा पूछ लेते हैं, 1 मिनट का इंट्रो इनके काम के बारे में। उसके बाद फिर मैं असल में इनसे पूछना चाह रहा हूँ बुक पब्लिशिंग बिज़नेस और पब्लिशिंग के अलावा बुक से रिलेटेड और जो बिज़नेसेस हैं तो उनके हवाले से जो है वो इनसे कुछ बातचीत करेंगे। असल में मकसद ये है कि मुख्तलिफ़ तरह के बिज़नेसेस, मुख्तलिफ़ तरह के काम लोगों के सामने आएँ, उनके सामने एक उनका जहन खुले कि ये काम भी किए जा सकते हैं। साजिद साहब, पहले तो फजली बुक्स का थोड़ा सा बैकग्राउंड आप मुझे बताइए। सर, फजली बुक जो है हमने इसको असर नौ किया सन 2000 से, फजली बुक सुपर मार्केट के नाम से। इससे पहले ये वालिद साहब को ये हमारे शौक़ था, उन्होंने एक शौक़ की हद तक इंडिया के एक ऑथर वहीदुद्दीन खान साहब की किताबें छापना शुरू की और फिर उनको यहाँ पे पाकिस्तान में मुतारिफ़ कराया। फिर 96 में भाई साहब जो है हमारे बड़े तारिफ साहब, उन्होंने इसको थोड़ा काम को आगे बढ़ाया और बहुत अच्छी अच्छी किताबें छापी। उसके बाद 2000 से काम मैं कर रहा हूँ ये, और इस हवाले से ये कि कहते हैं 20 साल का हमारा इसका तजुर्बा हो चुका है इस काम का। आपका अपना भी 21 साल का तजुर्बा हो चुका। वालिद साहब ने कब स्टार्ट किया था? वालिद साहब ने जो है कहते हैं इसको शुरू किया होगा 1985 के अंदर। 85 में, मतलब 40 साल से ज़्यादा का टाइम हो गया। तो अभी तक आपके इस पूरे इदारे के तहत कितनी बुक्स पब्लिश हो चुकी हैं? कोई गिनती नहीं है। मुश्किल है मेरे ख्याल में हज़ारों में जा चुकी होगी। चलें, आप अपने असल सवाल की तरफ आते हैं। अगर कोई बुक पब्लिशिंग बिज़नेस में आना चाहता है तो कितना बड़ा काम है, किस लेवल पे इसके करने की ज़रूरत है? बुक पब्लिशिंग बिज़नेस जो है वो यानी पाकिस्तान में आपको चूँकि अंदाज़ा है कि किताबें पढ़ने का रुझान कम है जी, और ये एक बहुत खौफनाक निशानी है जी किसी भी अच्छे माशरे की, किसी भी तालीम याफ्ता माशरे के नहीं है। और बदकिस्मती से ये है कहते हैं जो इस पर बहसें तो बहुत होती हैं कि भाई ये कहते हैं किताबें पढ़ना जो है वो लोग कम हो गए हैं या ज़्यादा हो गए हैं, या किताबें कम पढ़ी जाती हैं या ज़्यादा हो गई पढ़ी जाती हैं। तो इसमें बुनियादी बात यही है कि पहले किताबें 1000 छपती थी, फिर उसको पसंद किया जाएगा 500, फिर वो 300 पे सुनने लगे कि 300 किताबें छपती हैं, और अब तो डिजिटल प्रोडक्शन होने लगी 50-50, 25-25 किताबों। अच्छा, तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि किताबें तो कितनी पढ़ी जाती हैं। तो जो जारी पर जिस काम की खपत कम हो उसके मुताल्लिक़ आदमी बहुत सोच समझ के फैसला करे। साजिद साहब, कल मैंने आपका इंटरव्यू सुना जो आप इरफान भाई ने आपका लिया था, 23 मिनट का इंटरव्यू था, और उसमें ये बात मुझे अच्छी तरह समझ में आई कि पब्लिशिंग बिज़नेस इतना आसान नहीं है, ख़ासतौर पे ऐसे जगह पे जहाँ पे बुक रीडिंग का इतना रुझान नहीं है। मतलब वही बात है ना कि अंधों के शहर में आईने बेचने वाली बात है। लेकिन इसके बावजूद कोई किसी भी बिज़नेस को चूज़ करता है ना, तो उसके जहन में अपना एक रुझान भी होता है। अगर कोई शख्स ऐसा है कि जो कि बुक रीडिंग को प्रमोट करना चाहता है, तो वो हो सकता है कि इसी को अपना बिज़नेस बनाए, भले से जो है ना वो ग्राउंड रियलिटी कुछ भी हो। तो अभी भी बहुत सारे पब्लिशर्स हैं जो पब्लिश करते हैं और नए भी आहिस्ता आहिस्ता आते रहते हैं। तो अगर किसी को करना हो तो उसके लिए आप कुछ ऐसे पॉइंट्स बताएं कि उसके लिए सफ़र थोड़ा आसान हो जाए। मैं इस हवाले से ये कह सकता हूँ कि जो आदमी ये शौक़ रखता है ख़ुद पढ़ने लिखने का, और उसको वाकई इस हवाले से यानी इतनी अल्लाह ताला ने वुसअत दी है कि वो इसको एज अ पार्ट टाइम बिज़नेस बना सकता है, तो पहले तो उस पार्ट टाइम से शुरू करके देखे। सही। और उसमें भी इसको वहाँ पे लेके चले जहाँ पे इसका ताल्लुक़ जो है हुनर से हो, मतलब यानी किताब के तर्जुमों से, किताब की प्रूफ रीडिंग से, किताब की कंपोजिंग से, इन हुनरों पर वो अपने आप को पहले दे के काम में दाखिल हो, ताकि उसका जो शऊर है और ओरिएंटेशन जो है पहले उसको कुछ किताब का काम समझ में आए और उसको कोई बहुत बड़ा नुकसान भी ना हो। ठीक है। और उसकी कहते मतलब पार्ट टाइम की इनकम और जो सूरत हाल हो, पार्ट टाइम इनकम और पार्ट टाइम काम दोनों उसको विन विन हो रहे हों, उसके लिए जीत जीत की कैफियत में हो। और जब उसको लगे भाई कि उसके कुछ कॉन्टेक्ट्स बिल्ड हो गए हैं और उसको कुछ सूझबूझ होने लगे, क्योंकि ये कोई साइंस नहीं है किताब कौन सी बिकेगी, सही है। ये एक पूरा वजदानी सा मामला है। एक
आप कह लें कि कहते हैं बड़ा मुश्किल है किसी किताब के मुताल्लिक़ कोई दावा करना। बस अभी ये हम अपने तजुर्बे से कह सकते हैं भाई ये किताब जो है ना, ये किताब जो है बिकने के इम्कानात, ये जो है किताब बिकने के इम्कानात हैं क्योंकि सवाने हैं, ये बिक जाती है। शायरी के बिकने का हवाले के इम्कानात कम होते हैं क्योंकि अमूमन शायरी नहीं बिक पाती। इन बुनियादों पर तो हम एक चीज़ को डायग्नोस कर लेते हैं, लेकिन हम ये नहीं कह सकते हतमी तौर पर किसी किताब का नहीं कह सकते कि बिकेगी, क्योंकि इसकी कोई साइंस नहीं है, इसकी कोई ऐसी कैलकुलेटेड डिमांड नहीं है। हमारे पास कोई ऐसे इदारे नहीं है जो हर पाकिस्तानी गवर्नमेंट की तरफ से मुतय्यन हो, जो किताब छप रही हो उसका एक एक नुस्खा उसकी काबिलियत पर, किताब की अहमियत पर ख़रीदते हों। तो ये एक बिल्कुल कहते हैं अंधा सौदा होता है जब आप किताब छापते हैं कि वो आपको कितना सूट करती है आपके उसको। बेशक अल्लाह ताला की मदद होती है और इंसान जो है उसको कर जाता है इस काम को कर जाता है, लेकिन जो इसकी बुनियादी बात है वो ये जैसे दीगर कामों में एक तखमीना होता है, डिमांड का एक तनासुब होता है, वो हमें किताबों के काम में बहरहाल नहीं मिलता, डेटा अवेलेबल नहीं होता। फिर दूसरी ये कहते हैं चूँकि हमारा जो मुल्की निज़ाम मईशत है उसमें भी जो मामलात चल रहे हैं उसमें भी ये नहीं होता कि आपस में डेटा शेयर हो रहा हो, पता चल जाए भाई किताब 1000 छपी थी, फलानी किताब 1000 छपी थी तो ये इसका इतना रिटर्न आया है, इतनी बिकी है। ऐसा भी कोई डेटा नहीं होता कि उसकी बुनियाद पर कोई आदमी प्रोजेक्शन ले सके। सही है। तो बहरहाल ये है कि पहली बात मैं कहूँगा कि किसी को इसका शौक़ हो तो पहले तो उसका शौक़ होना ज़रूरी है इस काम का, ठीक है। और उसके बाद फिर वो वहाँ से शुरू करे जहाँ पर उसको नुकसान का अंदेशा कम हो। यानी मैंने उन हुनरों की बात की जो उस किताबों के काम से वाबस्ता हैं, उसके होते हुए वो अपना सेटअप लगाए, उनके बलबूते पे वो थोड़ी बहुत बुक सेलिंग करके देखे, कुछ किताबें बना के देखे। आजकल डिजिटल डिमांड का टाइम है, यानी हर तरह की किताबें हैं, बहुत किताबों में वैरायटी है, तो वो मुमकिन है कि वो इस काम को सर्वाइव कर जाए। ठीक है। अच्छा, आपने दो चीज़ों का जिक्र किया कंपैरिजन के तौर पे, एक तो सवाने और दूसरी शायरी। शायरी का रुझान कम हो चुका है, सवाने फिर भी लोग पढ़ लेते हैं। इसके अलावा और कौन कौन सी कैटेगरीज हैं जो कि सवाने के बाद जो है आप कह लें नावल, अफसाने, ड्रामे, ठीक है, इसके अलावा जो है कहते हैं आपके सफ़रनामे, तारीख़ी किताबें, इनका रुझान भी है पढ़ने का। सही है, ठीक है। अच्छा, मैं अगर एक नया पब्लिशर है तो उसको क्या करना चाहिए कि उसको हर टॉपिक पर किताबें पब्लिश कर लेनी चाहिए, किसी एक चीज़ को अपनी निश बनानी चाहिए कि ये मेरी स्पेशलिटी है? जिस तरह मैं मिसाल लूँगा किरतास की, सऊद मेरे दोस्त हैं वो रन कर रहे हैं, तो वो इस्लामिक हिस्ट्री के ऊपर बुक्स पब्लिश करते हैं, वो ट्रांसलेशंस हों या ओरिजिनल यहाँ की ऑथर्स की लिखी हुई हों। तो नए पब्लिशर को किसी एक चीज़ पे फोकस करके अपना नाम बनाने की कोशिश करनी चाहिए, या जो भी उसको पब्लिश करने के लिए मिल जाए वो पब्लिश कर दे? देखिए, ये तो एक कारोबारी बात है कि जो भी आपकी यानी जो ताकत सलाहियतें हों उसके मुताबिक आप अपना वो बनाएं, काम का महवर बनाएं। अब उसमें अगर आपके पास तारीख़ से मुताल्लिक़ बहुत इल्म है और आप समझते हैं कि आपकी इस पर ज़्यादा जानकारी है, तो यकीनन आप तारीख़ी किताबें बनाएं उस तरह की जो मार्केट में आपको पता है कि चल सकेंगी। और अगर आप देखते हैं कि आपके पास तारीख़ का नहीं है लेकिन आपको शायरी का बड़ा वो है, तो फिर आप शायरी में तवाज़ुमाई करें, लेकिन उसमें भी आप यानी अपने शौक़ की हद तक ही ना करें काम, लेकिन मार्केट के उसूलों को भी सामने रख के काम करें। ये नहीं कि आप शायरी के शौक़ रखते हैं तो हर शायरी की किताब आप छाप देंगे, बहुत अच्छा शायर है, आपको उसमें मार्केट के जो भी मुरव्विज मामलात हैं उनको देखना पड़ेगा। तो इसी तरह जो है कहते हैं आप यानी जब इसको कमांड कर लें अपने निश को जिसमें आपका पहले से होता, उसके बाद यकीनन उससे मिलते जुलते शोबों में जहाँ आपको सहूलत हो वहाँ पर आप देख लें कुछ किताबें छाप। आपका जवाब मैंने इस तरह से समझा है कि स्पेशलिटी भी कोई अगर आप चूज़ करते हैं तो उसके अंदर भी आपको चूज़ करना है कि कंटेंट कैसा है, हर बुक उस टॉपिक की इतनी छाप देनी है, ठीक है। और उसके बाद फिर आप जब आप कुछ बुक्स छाप चुके हैं, आपका इंडस्ट्री में एक नाम हो जाए, उसके बाद फिर आप दूसरी कैटेगरीज़ के अंदर भी जाएँ। बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा, ये बुक पब्लिशिंग के अंदर जो पैसा लगता है वो किसका लगता है? वो तो पब्लिशर का लगता है ना। देखिए, इसके अंदर बुनियादी बात ये है कि जैसे मैंने कहा ना कि रुझानात कम होते जा रहे हैं, तो जो किताब ऐसी होती है जो बिक सकती है तो नाशरान अपनी शादी में वो लगाते हैं अपने ज़रा कसीर, और जो किताब जो होती है उनको पता होता है नहीं बिक सकती, तो जिसकी किताब होती है वो उसमें अपना इन्वेस्टमेंट करता है। जिसकी किताब जिसे लिखी होती है वो कहता है कि मैं पैसे दे रहा हूँ, आप छाप दें, आप छाप दें। बस पब्लिशर का पेड बिजनेस बुक्स चलाता है, ये पूरा वैनिटी बिजनेस है, ये पूरा कारोबार है। सही है, ये भी पूरा कारोबार है, लोगों को यानी ब्यूरो सर्विस देना क्योंकि किताब छाप के दे देना। मिसाल के तौर पे अगर एक बुक ये इस तरह की है जिसके अंदर हकीम साहब की तरफ जिसके अंदर 179 पेजेस है, 200 पेजेस समझ लें, ये 200 पेजेस की एक बुक मैंने यहाँ इनके सामने रखी है, तो इसके ऊपर इसको पब्लिश करने के लिए और मुझे फ़र्ज़ करें 500 पब्लिश करनी है,
कितना 40-50 हज़ार के अंदर अमूमन किताबें इशात हो जाती हैं, एवरेज किताबें इशात में आ जाती हैं। 40-50 हज़ार में 500 किताबें छप जाती हैं। फिर इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन का नेटवर्क होता है वो अब ऑनलाइन आने की वजह से और सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंस की वजह से दुकानों की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर किताब में पोटेंशियल होता है तो वो ऑनलाइन ही सेल हो जाती है। अच्छा, ऑनलाइन ही सेल हो जाती है। तो अगर कोई शख्स जो है ना जिसको अपनी बुक छपवानी हो, उसके लिए क्या चीज़ ज़्यादा अहम होती है कि वो किसी सस्ते पब्लिशर से छपवाए या किसी इस्टेब्लिश पब्लिशर से छपवाए जिसका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बहुत अच्छा है? यकीनन वो उसकी को प्रेफर करना चाहिए जिसके पास थोड़ा डिस्ट्रीब्यूशन वे हो, ताकि उसके बाद किताब छपने के बाद उसको कुछ आसानी हो सके। मतलब अगर आपकी जैसे हर शहर में ब्रांच अगर होगी और मैं आपसे छपवाऊँगा तो उसकी मेरी बुक की रीच हर शहर में हो जाएगी। इम्कानात बढ़ जाएंगे सेल के उस बुक सेलर के मुकाबले में जिसके पास इस तरह के वसाइल नहीं होंगे, जो बोलेगा किताब छपवाने के बाद आप घर ले जाके रख दें, मेरे पास कोई जगह नहीं है, तो उसके मुकाबले में वो पब्लिशर बेहतर है जो उसकी आपको नकासी भी दे रहा हो। अच्छा, एक बुक जब पब्लिश होती है तो इसमें कितना परसेंट होता है राइटर का, ऑथर का, और कितना होता है नाशिर पब्लिशर का? जो इन्वेस्ट करता है वो अमूमन 50 से 55% डिस्काउंट देता है मार्केट में, और अच्छा। वो फिर उसके बाद किताब जो है ना सेल की जाती है। नहीं, डिस्काउंट परसेंट तो सेल प्राइस पे रखता है ना। हाँ। उसके बाद जब बुक सेल हो जाती है और उसकी जो कॉस्ट है, सेल में से कॉस्ट निकालने का जो प्रॉफिट निकला, उस प्रॉफिट में पब्लिशर और ऑथर का कितना परसेंटेज होता है? पब्लिशर का जो परसेंटेज होता है वो यानी इस तरह समझ लें कि किताब अगर 100 रुपये की है और उसने इशात के लिए नाशिर को दी है और नाशिर ने वो किताब जो उससे 45 रुपीज़ की ली है और 50 की दे रहा है, तो नाशिर का प्रॉफिट तो 5 रुपये हो गया, और जो ऑथर है उसने मुमकिन हो किताब 30 रुपये की बनाई हो या उसने किताब 35 रुपये की बनाई हो, तो उसका प्रॉफिट 10 रुपीज़ हो गया उस हिसाब से। अच्छा, ठीक है, हर कोई एक स्टेप बाय स्टेप प्रॉफिट लेता है, ऐसा नहीं होता कि टोटल प्रॉफिट में से परसेंटेज, क्योंकि टोटल प्रॉफिट तो जब सेल होगी जब आएगा ना हाथ में। ऐसा ही यानी मतलब ये किताब वो तो बेशक जो अपना वो इन्वेस्टर है, जो ऑथर हो या पब्लिशर, वो तो एक सादी इन्वेस्ट होगा, और जब उसका रिटर्न जब आएगा वो स्लो करके ही आएगा। बुक पब्लिश करने के बाद जब मैं फ़र्ज़ कर मैं ऑथर हूँ, आप पब्लिशर, आपने मेरी बुक पब्लिश कर दी और मैंने आपको फ़र्ज़ करें पैसे दे दिए या आपने अपने लगा दिए, उसके बाद जब ये मार्केट में जाती है तो एक क्रेडिट पर जाती है या एडवांस पेमेंट पे मिल जाती है? देखिए दोनों सूरतें मौजूद हैं। अगर किताब के अंदर लिवरेज हो, पावर हो, हाँ। तो वो कैश पर भी बिकती है। लेकिन नई बुक का पावर का अंदाज़ा कैसे करेंगे? वो देखें दो तीन बातें हैं, यानी ये समझ लें कि कहते हैं अगर किसी बड़े आदमी का नाम पहले से होता है और वो किताब लिखता है तो उसकी शनाख्त होती है, उसका वो बेनिफिट लेता है, तो वो बाकायदा नाशरान से रॉयल्टी भी लेता है। अच्छा। और वो उसके बाद जब किताब बेचते हैं तो जो लोगों ने रॉयल्टी दी होती है उसकी बुनियाद पर वो आगे कैश पे बेच रहे होते हैं अपनी किताब, वो नहीं देते उस पर क्रेडिट वगैरह। लेकिन अगर कोई अननोन आदमी होता है और आप जानते भी हैं कि जो अननोन लोग होते हैं उन्हें नेचर समझा जाता है, तो उनके साथ ये पावर नहीं होता, उनको स्ट्रगल करनी पड़ती है मार्केट में उस मुकाम तक पहुंचने के लिए, तो वो फिर जब वक्त आता है तो फिर उनके पास ही पावर आता है। मतलब अगर नया बंदा है और उसको नया ऑथर हो या नया पब्लिशर हो, उसकी बुक मार्केट में जाएगी तो उसको क्रेडिट पर ही रखवानी पड़ेगी, जब बिक जाए तो पैसे दे दो। ऐसा ही है, ऐसा ही। शुरू में पेमेंट नहीं मिलेगी, पेमेंट नहीं मिलेगी, और बहुत हौसला अफजा सूरत नहीं है क्योंकि किताबों की दुकानें तो ख़त्म ही हो रही हैं। सही है। तो हम यही कहेंगे कि जैसे ये एक्सपो लगा हुआ है, इसके तनाजुर में देख लें तो ये एक सिम्बॉलिक बुक फेयर है जो ये शो कर रहा है कि लोग जो है ना वो डायरेक्ट ख़रीदना चाहते हैं, मिडिल मैन के थ्रू ख़रीदना नहीं चाहते। अच्छा। दुकानों में कोई रश नहीं होता किताबों की, और यहाँ रश का आलम देखें, पूरे साल 2 साल का रश है ऐसे, तो लोग आ रहे हैं तो उनकी थिंकिंग है कि हम डायरेक्ट ख़रीदें, सस्ता ख़रीदें। तो ये सिम्बॉलिक है, ये शो कर रहा है कि बीच के कनेक्शन बायर नहीं लेना चाह रहा। अच्छा, ये कराची इंटरनेशनल बुक फेयर के अलावा लाहौर में भी लगता है, और कितने शहरों में लगता है, कोई अंदाज़ा है? बस ये 2-3 शहरों में किसी लेवल पर इंटरनेशनल लगता है, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद। आप तो आते हैं, हमेशा आते हैं मेरे ख्याल में। जी, इस बुक फेयर में आते हैं। तो आपका कोई थोड़ा शेयर करेंगे, सेल का कितना परसेंट बुक फेयर्स में हो जाता है? 5%, 10%, 20%? सेल का किस हवाले से? पूरी टोटल एनुअल सेल जो आपकी हो रही है, हाँ। और आप फ़र्ज़ करें साल में 3 बुक फेयर्स में गए, तो पूरी सेल का कितना 10%, 20% आप बुक फेयर में कर लेते हैं या कम होता है? ये सवाल जो है ना असल में थोड़ा सा यानी क्लियर नहीं है, क्योंकि हर दुकानदार की सेल का अपना एक वो है कि वो दुकान की सेल कितनी है, लेकिन ये है कि ये 3-4 दिन उसके नहीं एक टर्नओवर डेज होते हैं। वो कितने प्रॉफिटेबल नहीं भी सही, तो उसमें उसकी ब्रांडिंग हो रही होती है, सही है, उसकी मार्केटिंग हो रही होती है, उसके नए क्लाइंट्स डेवलप हो रहे होते हैं। असल में ये सवाल मेरे जहन में इसलिए आया कि अगर जिस तरह मैं 5-6 साल पहले जब फर्स्ट टाइम आया था, तो वो जो एक किताब है, नॉवेल है अबू याह्या साहब का, जब ज़िंदगी शुरू होगी, तो एक स्टॉल डेडिकेटेड ही उसके लिए था, अभी भी एक स्टॉल डेडिकेटेड उनके लिए। अगर कोई नया पब्लिशर
हाँ। या नया ऑथर सिर्फ ये सोचे कि भाई मुझे नहीं चाहिए, क्या नाम है, रिटेल शॉप्स मुझे नहीं चाहिए, मैं बुक फेयर में जाके ही बेच लूँगा, तो इज इट पॉसिबल कि वो यहाँ पे आके 500 बुक्स यहाँ पे काफ़ी ऐसे सेलर्स हैं जिनका कोई बुक शॉप नहीं है, सिर्फ इधर ही आते हैं, इधर ही आते हैं, और वैसे वो सप्लाईज देते हैं अपनी, लेकिन वो यहाँ आके मतलब बहुत एग्रेसिवली काम करते हैं, और वो 3-4 बड़े स्टॉल लेके ये जो आप कहना चाह रहे हैं उसके मुताबिक काम करते हैं। ठीक है। हाँ, मतलब वो उनको एक सेल पॉइंट बनाने की ज़रूरत नहीं है, वो सिर्फ बुक फेयर्स के ज़रिए से बेच देते हैं या ऑनलाइन बेच देते हैं। मैं नहीं कह सकता कि नहीं ज़रूरत है, क्योंकि वजह इसकी कि अभी ये इतना यानी एक्सपो पे 100% भी डिपेंड नहीं कर सकते। सही है। यानी मतलब ये साल में अभी लगा है और नहीं लगने के भी इम्कान थे, तो अगर ऐसे 2-3 इवेंट्स हो तो फिर आप ये बात ज़रूर कह सकते हैं दुकान की ज़रूरत ख़त्म हो सकती है, और लोग अपने बुक फेयर्स में अपना सारी इन्वेंट्री जो उन्होंने मैन्युफैक्चर की उसे सेल कर सकते हैं, उनको अपने बनाई हुई चीज़ों के रुझानात कस्टमर से बदल सकते हैं कि उन्होंने क्या बनाया है। बुक फेयर्स तो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी होते रहते हैं, इस्लामी जमी तलबा वाले करवाते रहते हैं कराची यूनिवर्सिटी में, इस तरह से। तो ये एक अच्छा एवेन्यू है सेल करने। हाँ, इस बुक फेयर की कामयाबी ये है कि इधर एक तो सारे पब्लिशरों की कसीर तादाद पब्लिशर हैं, दूसरा यहाँ पर मतलब पार्किंग की फैसिलिटी मौजूद है, कंपटीशन होने के लिए डिस्काउंट मौजूद है, तो ये चीज़ें कहीं किसी और बुक फेयर में मिलती नहीं आपको। और जब आप कराची यूनिवर्सिटी वगैरह के बुक फेयर की बात करते हैं तो बहुत लिमिटेड सी जगह पे लगाया जाता है, और वहाँ पर आम लोगों के लिए आना जाना भी बड़ा मुश्किल होता है। सही है। एक सवाल और मेरे जहन में आ रहा है कि बुक बिज़नेस जो भी है ना, उसमें ऑथर से स्टार्ट करें, पब्लिशर हो गया, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर्स हो गए, उसके बाद फिर जो रिटेल शॉप वाला जो एक एंड आता है, तो आजकल कितना वायबल है एक बंदे के लिए जो बिज़नेस करना चाहता है कि वो बुक शॉप खोल के बैठ जाए? मैंने आपको पहले ही कहा कि कहते हैं जो कभी भी वो यानी ऐसा फैसला ना करे जिसमें उसको रिस्क लेवल बहुत हाई हो। मैंने आपसे पहले ही कहा कि वो अपने हुनर से शुरू करे, उसके पास कोई ऐसी ब्यूरो सर्विसेज हो जिसको बुनियाद बनाते हुए वो वहाँ के अखराजात निकाले, और साथ में बुक सेलिंग को एज अ पार्ट टाइम करे। अच्छा, ताकि वो सर्वाइव कर सके। अगर उसने पूरा ही इस पर डाल दिया, और अमूमन ये होता है लोग डाल देते हैं और फिर उसके बाद सर्वाइव नहीं कर पाते, क्योंकि बुक शॉप जमने में बड़ा टाइम लगता है और बड़ा इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है, और हमारे शहर में ये रुझानात बुक शॉप से ख़त्म होते जा रहे हैं। शहर में किताबों की दुकानें बंद हो रही हैं। कराची की बड़ी बुक शॉप्स का नाम बताएंगे आप? बड़ी उर्दू बार में फजली बुक है, वेलकम बुक पोर्ट है, फरीद पब्लिशर है, तो पूरी मार्केट हो गई ना। उसके बाद आउट ऑफ द सिटी मार्केट के अलावा बहुत कम दुकानें मिलती हैं आपको। नेशनल स्टेडियम पे एक दुकान मिल जाएगी टाइम बुक्स, फिर एक हमारे गुलशन में दानिश कदा, इस तरह फेडरल एरिया में एक आध दुकान मिल जाती है। मतलब इससे जाहिर होता है गिनती की दुकानें जहाँ पे लोग आते हैं बाकायदा बुक खरीदने के लिए। ये सारा सेगमेंटेशन जनरल बुक्स की बात हो रही है, नहीं इसका ताल्लुक किसी निसाबी नौयत से ना हो। निसाबी तो बिल्कुल अलग ही कैटेगरी होगी। अलग कैटेगरी है। अच्छा, निसाबी बुक्स के अंदर है चाम है कुछ? जी, उसमें तो अभी तक तो चाम है, और काफ़ी वो वसी काम है, और वो काम किया जा रहा है। बेतहाशा पब्लिशर्स हैं जो निसाबी किताबें छाप रहे हैं, बेतहाशा। और अभी और अपॉर्चुनिटी है नए लोगों के लिए? अपॉर्चुनिटी है निसाबी किताबों में, लेकिन अभी ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है वन बुक ऑपरेशन, वन बुक। उसके बाद से देखें क्या उसका फाइनल तय होता है, उसके बाद यानी चीज़ें और वाज़ेह होंगी। तो जो फॉलो कर लेगा वो छाप दे। हाँ, बेशक वो है, लेकिन अब ज़री बात है वो तो यानी ये चीज़ें जो है ना वो सेटल होते ही होती हैं। सही है, ठीक है। मेरे ख्याल में बहुत अच्छा इंटरव्यू रहा आपसे। अगर किसी को इस हवाले से आपका जो एक्सपीरियंस है फ़ायदा उठाना हो, आपसे रब्ता करना चाहे, जी बिल्कुल रब्ता करें। व्हाट्सएप नंबर शेयर कीजिए, उस पर मैसेज कर दें और अपना तारुफ करा दें। इंशाल्लाह हम अपनी फुर्सत से पे जवाब दे देंगे इंशाल्लाह। आप थोड़ा सा अपना वो नंबर शेयर कर दें। 0336 2633 2633 887। साजिद फजली साहब हमारे साथ हैं, इनका बहुत शुक्रिया, इन्होंने हमसे बात की। और बहरहाल बहुत सारे बिजनेसेस हैं, हर बिज़नेस की ही हालत ख़राब है, लेकिन कुछ चीज़ें जो है ना वो शौक़ पर भी होती हैं, और बंदा अपने शौक़ का काम अगर करता है तो फिर आगे वो कहीं ना कहीं कामयाब हो ही जाता है। तो इस हवाले से जो है आपको अगर कोई हेल्प चाहिए हो आप इनसे रब्ता कर लीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।